नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग जब संगीत सीखना शुरू करते हैं, ये सोच के बहुत कम लोग शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम्स देना है। उनको लगता है कि बस हम सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, हमें अच्छे से गाना आ जाए। लेकिन जब क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक में जब तक एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो संपूर्णता नहीं आती है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं है शुरुआत में। कुछ गुरु या टीचर्स कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स देना चाहिए। अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैं भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिन के बाद ना सीखते सीखते उनको लगने लगेगा कि हम क्यों सीख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। खासकर जो छोटे होते हैं या कुछ हद तक उनको कुछ अचीव करना होता है, मानो कभी एकेडमिक वे में उनको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप सीख ही रहे हैं तो क्यों ना आप एग्ज़ाम देंगे। तो सीखना जब शुरू करें, उसके बाद 1 से 1.5 साल के अंदर उनके मन में ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय का पहला एग्ज़ाम है। सबको पता है कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय हमारे भारत में, वर्ल्ड में जहाँ पर भी हमारे इंडियन बसे हुए हैं या बाहर के लोग भी अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय को बहुत ही अलग दर्जा दिया है, और उसमें से जो एग्ज़ाम्स देते हैं या उसमें से जो डिग्रीज़ मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलता है, वो बहुत ही मान्य होता है। अगर आपको कहीं पर भी अप्लाई करना होता है, जैसे मानो स्कूल कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहें एज अ म्यूज़िक टीचर, म्यूज़िक कंपोजर्स, सिंगर्स, तो ये बहुत वैलिड माना जाता है। तो आज मैं प्रारंभिक के लिए बात करूँगी। अब ये जो प्रारंभिक है ना, कुछ लोग इसको मतलब प्री फर्स्ट ईयर मानते हैं, क्योंकि प्रारंभिक के बाद जो एग्ज़ाम आता है उसका नाम है प्रवेशिका प्रथम। कुछ लोग इसको फर्स्ट ईयर कहते हैं, प्रवेशिका प्रथम को फर्स्ट ईयर कहते हैं। लेकिन प्रवेशिका प्रथम के पहले जो आता है, जो कि प्रारंभिक है, कुछ लोग इसको स्किप भी करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रारंभिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रवेशिका प्रथम और प्रारंभिक के राग ऑलमोस्ट सेम है। एक आध राग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो उनको लगता है कि प्रारंभिक का एग्ज़ाम देने का क्या ज़रूरत है। पर मैं क्या मानती हूँ कि प्रारंभिक में बहुत सारे ऐसे बेसिक्स बातें होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये YouTube चैनल जब शुरू करी थी, तो मैं पहले थोड़ा एडवांस लेवल की बात करती थी। एडवांस लेवल के बारे में मैं समझाती थी, सिखाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मतलब ये 2-2.5 साल में, कि लोगों का ना बेसिक्स बहुत पुअर है। उनको बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें पता ही नहीं है जो उनको एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे जानना चाहिए। अगर आपको थोड़ा डिटेल सीखना है, अच्छे से सीखना है, बहुत दिनों तक सीखना है, तो आप ना प्रारंभिक को कभी स्किप नहीं करेंगे। आप पहले अच्छे मार्क्स के साथ प्रारंभिक को पास करिए, फिर अगर आप आगे जाएंगे ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सीखने की बात इसलिए कही कि म्यूजिक गाना और सीखने में बहुत फ़र्क है। म्यूजिक गाना मतलब सिर्फ गाना, लेकिन जब आप सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको झक मार के सीखना पड़ता है। तो म्यूजिक में ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रैक्टिकल, सेकंड होता है थियोरिटिकल, और थर्ड होता है ताल। वैसे प्रैक्टिकल में ही ताल आ जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ताल को अलग तरीके से बताया है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आपको ताल अलग से ही आता है। अब सब लोगों को क्या लगता है कि हम अगर राग अच्छे से सीख लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि
प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आपको अलग अलग तरीके से पास होना ज़रूरी है। हालांकि प्रारंभिक के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको थियोरिटिकल भी इतना ही नॉलेज होना चाहिए। प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम में रिटन नहीं है, मतलब प्रारंभिक में तो है नहीं, इसके बाद जो प्रवेशिका प्रथम आएगा उसमें भी नहीं है, लेकिन थियरी है, आपको पूछा जाएगा, भार्यवेली पूछा जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे एग्जामिनर के सामने आपको पूछा जाएगा। प्रारंभिक में 7 राग है, भूपाली, दुर्गा, काफी, बागेश्वरी, भीमपलासी, देश और खमाज। ये 7 राग है। आपको सातों के सातों राग में आरोह, अवरोह, पकड़, बंदिश और स्वरमालिका आना चाहिए। एक आध राग में अगर आप स्वरमालिका ना भी करें तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आरोह, अवरोह, पकड़ और बंदिश सभी रागों में होना चाहिए। इसमें शुरुआत होता है अलंकार से। कुछ अलंकार अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की तरफ से दिया हुआ है। अगर आप कहीं और से सीखते हैं, नॉट नेसेसरी कि सारे अलंकार आप करो, मतलब जो भी लिखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट 10 से 12 अलंकार आपको आना चाहिए। बेसिक अलंकार, एकदम बेसिक। वैसे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पहले आपको बोला जाएगा आप सा प सा गाइए। सा प सा मतलब आप जिस स्केल में गा रहे हैं उस स्केल में आपको नीचे का सा मतलब मध्य सप्तक के सा, फिर पंचम मतलब प, फिर ऊपर का सा, क्योंकि ये बेस लाइन है। अगर आपके स्केल में आप बिल्कुल सटीक तरीके से सा प सा गा सकते हैं तो पूरा सुर आपका बंधा हुआ रहता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में भी यही आता है, मतलब अगर चाहे आप कीबोर्ड दे रहे हैं, फ्लूट दे रहे हैं, सितार दे रहे हैं, सरोद दे रहे हैं, मोस्टली यही आता है। वोकल तो है ही है। अगर आप वोकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप तानपुरा में गा सके। तानपुरा में गाने से लोगों को इतना डर लगता है कि उनको लगता है कि तानपुरा मतलब बजा के गाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ऐप अवेलेबल मिलता है, कुछ डिवाइसेस भी है, लेकिन आप शुरू से अगर तानपुरा के साथ गाने की कोशिश करेंगे तो आपका सुर बहुत पक्का होगा और आप आगे भी आप डरेंगे नहीं। वैसे कुछ जगह पर प्रारंभिक में उनके गुरुजी या कोई भी एक्सपर्ट हारमोनियम प्ले करते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करती हूँ। एक बार अगर आपको आदत पड़ जाता है, कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके साथ संगत कर रहे हैं, तो हर बार आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई संगत करे। इससे अच्छा आप शुरू से ही तानपुरा के साथ एग्ज़ाम देने की कोशिश करिए। तो पहले आपको सापा सा गाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई ना कोई एक अलंकार आपको गाना है। ये अलंकार डिपेंड करता है, कुछ टाइम पे एग्जामिनर ऑप्शन देते हैं या तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट चॉइस। देखिए, जब तक आप एग्जाम्स देंगे हर बार, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, आपको एक फर्स्ट चॉइस दिया जाता है। जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जो भी आपको दिखाना है ना, आप फर्स्ट चॉइस में दिखा दो, क्योंकि एग्जामिनर्स को ऐसा लगता है कि जो सामने बैठा हुआ है या बैठी हुई है, अगर हम शुरू से ही उसको बता देंगे बेटा ये गा के दिखाओ, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, वो थोड़ा सा सहम जाते हैं। इसलिए उनको एट ईज करने के लिए अपना राग दिया जाता है, मतलब वो अपने हिसाब से राग को गा सकते हैं। फिर बोलने का मौका नहीं होता, आपने तो ये पूछा, वो मैंने नहीं किया, वो मेरा गुरुजी ने अच्छे से नहीं कराया था, उसका मुझे सुर नहीं लगा, कुछ बोलने का मौका नहीं है। अगर आपको अपनी काबुलियत दिखाना है तो फर्स्ट चॉइस में आप दिखा दीजिए। उसमें किसी को कोई भी चांस नहीं मिलता है ये बोलने के लिए कि अगर मैं अपना चॉइस का गाता या गाती तो क्या खूब दिखा पाती। तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस के ऊपर ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि वो आपका पहला, बोलते हैं ना कि चावल देखने के लिए हर चावल को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब दबा दबा के एक चावल को दबा के आप देख सकते हैं चावल पका है या नहीं। तो अगर आपको अपनी खूबी दिखाना तो फर्स्ट चॉइस में आप दिखा दीजिए। फर्स्ट चॉइस हो गया। उसके बाद 7 में से वो पूछ सकते हैं, या तो आप अपनी तरीके से 3 चॉइस करके जाइए।
3 चॉइस मतलब एक चॉइस आपका हो गया। आप देखिए कि वो जो चॉइस राग है कौन सा ठाट में है। आपको पता है, अगर आप एकदम बिगिनर है तो शायद आपको नहीं मालूम कि 10 ठाट होते हैं और 10 ठाट में से 3 अलग अलग ठाट में आप गा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ईयर में है उसमें भी अलग अलग ठाट के ही राग दिए गए हैं आपको। अगर आप विम्पलासी आपका चॉइस है तो आप बागेश्वरी या काफी मत लीजिए, क्योंकि वो सारे एक ही ठाट से हैं। या तो देश लीजिए, नहीं तो खमाज लीजिए, नहीं तो दुर्गा लीजिए, भूपाली लीजिए। इस तरीके से 3 अलग अलग ठाट। जैसे अगर मैं 3 अलग अलग ठाट की बात करूं तो एक काफी ठाट से ले सकते हैं जो कि आप अपना कोर्स में है, एक खमाज ठाट से ले सकते हैं, एक बिलावल या कल्याण ठाट से ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने गुरुजी के साथ बात करके जो राग आपको कंफर्टेबल लगता है वो राग आप करिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि 3 राग मैम ने बोला है उसके बाद बाकी आप कर ही नहीं रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। अगर पूरा पूरा राग आप नहीं गा पा रहे, आपको टाइम नहीं है, तो भी आप एटलीस्ट आरोह अवरोह पकड़ तो गा ही पाएंगे। ऐसा आप तैयारी करके जाइए। सबसे अच्छा होगा कि भाई पूरा पूरा राग आप तैयार करके जाइए। ये 7 रागों में आपको आलाप तान नहीं करना है, लेकिन स्वर मालिका करना है। सभी रागों में अगर ना भी हो, लेकिन 3-4 राग में आपको स्वर मालिका आना चाहिए। एक और बात होती है कि अदर दैन त्रिताल। अदर दैन त्रिताल मतलब सब लोग मान के चलते हैं कि क्लासिकल मतलब त्रिताल। अब सारे जो बंदिश है त्रिताल में गा रहे हैं, सारे स्वर मालिका त्रिताल में गा रहे हैं, तो दूसरे तालों का नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं होता। इसलिए जो आपके पास अवेलेबल है, या स्वर मालिका या बंदिश जब ताल में हो सकता है, एक ताल में हो सकता है, रूपक में हो सकता है, जो भी ताल में आपके पास अवेलेबल है, एक और ताल में भी आप कर लीजिए, चाहे बंदिश हो चाहे स्वर मालिका हो। एक आपको लक्षण गीत करना है, कोई भी लक्षण गीत आप कर सकते हैं। इसके अलावा वंदे मातरम और जनगण मन मतलब राष्ट्रगीत वैसे कंपलसरी है। छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोग पूछते हैं, दोनों में से कोई भी एक पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे चीज़ गा रहे हैं लेकिन एक अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ वंदे मातरम नहीं आता है। राष्ट्रगीत चलो सबको आ ही जाता है, लेकिन मतलब ये गाने तो आना ही आना है। इसके अलावा आप अगर कोई भी गाना गाते हैं, मतलब गीत गाते हैं, जैसे भजन हुआ, गज़ल हुआ, कोई भी फोक हुआ, कोई भी आपका रीजनल सॉन्ग हुआ, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप गुजराती है तो आप गुजराती सॉन्ग कर सकते हैं, अगर आप बंगाली है तो आप वृंद संगीत कर सकते हैं, अगर आप मराठी है तो आप नाट्य संगीत कर सकते हैं। कोई भी गाना आपके तिजोरी में होना चाहिए, क्योंकि उन लोग देखना चाहते हैं कि आपको ये जो कोर्स है उसके अलावा क्या गाना आता है। इसके बाद आता है थियरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत भारी भरकम थियरी नहीं है, लेकिन मैं आपको नीचे क्या क्या थियरी है उसका मैं दे दूंगी, क्योंकि अभी मैं बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको तैयारी कर लीजिए। बहुत ही बेसिक सा है, वादी संवादी क्या है, समय क्या है, ठाट क्या है, जाति क्या है, जो जो आप पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही है, लेकिन वो किसको कहा जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये आपको जानना है। देखिए ये सारी चीज़ ना मेरे चैनल पे दिया हुआ है, शॉर्ट्स के रूप में भी दिया हुआ है और लॉन्ग वीडियो भी है। आप एक बार देख लीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो इसका सारा एक प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। ये जो थियरी है इसको समझाने के लिए अगर आपके बच्चे हैं, मानो आप 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट या उनके टीचर को थोड़ा हेल्प करना पड़ता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो म्यूज़िक के बुक होते हैं ना, उसमें थोड़ा भारी भरकम शब्द रहता है, मतलब ये सब एकदम बहुत मतलब प्योर हिंदी, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बच्चों उनको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप इजी करके समझा दीजिए। जैसे वादी स्वर, राग के मुख्य स्वर को वादी स्वर करते हैं। अभी मुख्य जो शब्द है वो बच्चों के लिए बहुत ही मतलब अननोन शब्द है, तो आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट,
शब्द, इम्पॉर्टेंट स्वर जो है बार बार लिया जाता है, बार बार गाया जाता है, इस तरीके से अगर समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए, संगीत को ना हवा बना के मत रखिए, ये तो समझने की बात है ना। तो जैसा भी वो समझे, बच्चे जिस तरीके से भी समझे आप उनको समझाइए, उस तरीके से अगर आप उनको समझाएंगे तो बच्चे एटलीस्ट बोल पाएंगे। एकदम प्योर अगर शब्द ना भी बोल पाए, अगर आप बड़े हैं तो भी मैं कहती हूँ, कुछ कुछ लोगों को हिंदी से बहुत मतलब मुश्किल होता है। ज़्यादातर जो साउथ इंडियन होता है, बंगालीज होते हैं, उन लोगों को हिंदी शब्द से बहुत डर लगता है। तो आप लोग थोड़ा इजी तरीके से आप समझ लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल में सारे ये सब जो डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। आपको बहुत लंबा लंबा ना एक शब्द में बोल देंगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आता है। इसके अलावा है ताल। मैंने आपको पहले बताया था ना, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। ये ताल को अलग तरीके से इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपको ताल समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब कि 3 ताल ही है, ज़्यादा ताल नहीं है, त्रिताल, दादरा, कहरवा। तो आप इन तालों का जो डेफिनेशन है और हाथ में काउंट के साथ, ताली खाली के साथ आप इसका अभ्यास कर लीजिए। देखिए, ताल के लिए भी मैंने भर भर के वीडियोस बनाया है। आप सर्च करिए त्रिताल डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती, आपको मिल जाएगा, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से उसको करके हाथ में ताली खाली देकर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है राग पहचान या स्वर पहचान। जो आपके मतलब एग्जामिनर होंगे वो कुछ ना कुछ गाएंगे, या तो वो स्वर गा सकते हैं, आकार इकार में कुछ भी गाएंगे, या तो वो राग गा सकते हैं। आपको उसको पहचानना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये भी इतना कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आराम से आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एक बात और मैं कह दूं कि देखिए, सीखना शुरू ही किया है, 2 से 3 महीना हुआ है, आप गुरुजी को पूछना शुरू कर दिया, मैम या सर हम एग्ज़ाम कब देंगे, एग्ज़ाम कब देंगे। इतना मत करिए, आराम से शिद्दत से 1 साल 1.5 साल सीखिए। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप कुछ सीख के एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत वियर्ड हो सकता है, ये बहुत डिपेंड करता है कौन आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर अलग अलग जगह से आते हैं, उनका एज भी अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग थोड़े छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनका जो क्या बोलूं कि उनकी जो सोच है थोड़ा अलग तरीके से है, वो बहुत ऑथेंटिक को मानते हैं। तो एग्जाम का रिजल्ट लेके इतना ज़्यादा आप सोचिए मत, कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा 19-20 हो तो इतना मन को मायूस मत करिए। आपको सीखने से मतलब है, वो एक जरिया है, एग्जाम देना एक जरिया, इस जरिए के माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि इतना डिटेल में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा एग्जाम के लिए। अगर आप प्रारंभिक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इससे आपको फायदा हुआ है तो क्या ही करना है भाई, कमेंट करिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ छूट गया है तो भी आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आगे के वीडियो देखेंगे कैसे, कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।